Good morning, students. Today we are starting chapter number first of your third volume of accountancy, that is financial statement of a company. This chapter focus on the financial statement of a company, and financial statement of a company contains balance sheet, profit and loss account, notes to accounts and cash flow statement. हमें इस चैप्टर में बैलेंस शीट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, क्या इनके ऑब्जेक्टिव होते हैं बनाने के कंपनी के, ये सारा कुछ रीड करना है. इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो आई हैव एडेड सम क्वेश्चंस एंड देयर आंसर शीट विच हैव आस्क्ड इन द board examination, so you can take help from these questions. एंड रिमेंबर वन थिंग, आपके पास कोई भी बुक हो कोई मैटर नहीं है, ये चैप्टर का कंटेंट जो मैं आपको बता रही हूँ वीडियो में, आपकी बुक में वो सारा आपको मिल जाएगा. तो आप अपनी बुक में से पढ़ सकते हैं, और जो मैं इस वीडियो में मैंने पिक्स ऐड की हुई हैं आप इससे भी रीड कर सकते हैं. इसमें सारा बोर्ड का ही जो क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन रहेगा वो सारा इसके थ्रू कवर हो जाएगा. हेयर द फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? Financial statement are the final product of the accounting process done during the accounting period, which show the financial position and result of the business activity for that accounting period. Accounting period हम सब जानते हैं कब से कब तक का होता है. It starts from 1st April and end up to 31st March. अब जो कंपनी पूरे साल भर जो अकाउंटिंग प्रोसेस करती है, लाइक जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसका लास्ट जो रिजल्ट होता है, अल्टीमेट फाइनल रिजल्ट होता है ना, वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें बिजनेस की सारी फाइनेंशियल पोजीशन और जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हुई हैं उनका सारा रिजल्ट हमें क्लियर हो जाता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी सेड एज द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी. इन शॉर्ट वी कैन से दैट इट प्रोवाइड्स समरी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज रिफ्लेक्टिंग थ्रू बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनीज. जो कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 240 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो उसमें क्या क्या वो प्रिपेयर करती हैं, क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है. तो फर्स्ट इज बैलेंस शीट, सेकंड इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड नेक्स्ट इज अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, एंड लास्ट वन इज एनी एक्सप्लेनेटरी नोट annexed to the forming part if any document referred to sub clause first or sub clause fourth. नेक्स्ट टॉपिक इज गिवन दैट इज फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग पीरियड. अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक का होता है? फाइनेंशियल इन रिलेशन टू एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स द पीरियड एंडिंग ऑन 31st day of the March every year. The act requires companies to adopt 1st April to 31st March as an accounting year. ये जो एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, इसके अकॉर्डिंग 1st April से 31st March अकाउंटिंग पीरियड होता है जो लॉफुल है. नेक्स्ट इज लीगल प्रोविजंस. ऑल्दो द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिपेयरिंग financial statement of joint stock companies are same in the case of sole proprietorship and partnership, but there are some points which are of differentiation, like according to section 129 of Companies Act 2013 requires that financial statement of a company shall give true and fair view of statement of affairs of the company, shall comply by accounting standards notified under section 133, shall be prescribed form given in schedule number 3rd. The report of the auditor should be attached to the financial स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी. ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा जिसमें बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो होगा, उसमें एक रिपोर्ट भी होगी ऑडिटर्स की, जो ऑडिट रिपोर्ट होगी वो भी अटैच्ड होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. अब ये इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ शेड्यूल 3rd ऑफ 2013 एक्ट. शेड्यूल 3rd ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड क्लासिफाइड डिस्क्लोजर आर टू बी मेड देयर इन, एंड इट अप्लाइज यूनिफॉर्मली टू ऑल द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑन कंपनीज एक्ट फॉर द अकाउंटिंग ईयर. ये शेड्यूल 3rd है, इसमें कुछ फॉर्म्स दिए हुए हैं बैलेंस शीट के, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के, जो क्लासीफाई करते हैं कि हमें जो डिस्क्लोजर करना है बैलेंस शीट का वो किस फॉर्म में करना है. कोई भी कंपनी हो जो रजिस्टर्ड होगी कंपनीज एक्ट 2013 में, उसको ये जो अपने अकाउंटिंग प्रिपेयर करेगी या जो बैलेंस शीट बनाएगी वो इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेगी. नेक्स्ट इज साइलेंट फीचर ऑफ शेड्यूल 3rd ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज दैट अ वर्टिकल फॉर्मेट फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट विद क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट इनटू करंट एंड नॉन करंट कैटेगरीज. अब ये जो शेड्यूल 3rd के अकॉर्डिंग 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो वर्टिकल फॉर्मेट में. आपने पार्टनरशिप में हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट पढ़ा है, आपको यहाँ पे वर्टिकल फॉर्मेट पढ़ना है, और उसमें जो कैटेगरीज डिवाइड हुई हैं करंट और नॉन करंट के बेसिस पे डिवाइड हुई हैं. अ वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस विद द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस बेस्ड ऑन
नेचर। इसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट भी दिया गया है 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग। इट हैज एनिमुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ शेड्यूल्स एंड डेबिट बैलेंसेज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज शोन टू बी द नेगेटिव फिगर अंडर द हेड ऑफ सरप्लस। सरप्लस मीनिंग होता है, सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, पर अगर मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस तो लॉस होता है, बट हमें उसको सरप्लस में ही शो करना है, बस उसको एज अ नेगेटिव आइटम हम शो कर देंगे। तो इससे ये चीज़ समझ आ जाएगी कि ये जो है लॉस है। अगर नेगेटिव साइन लगा देंगे तो वो लॉस कहलाएगा, और अगर प्लस साइन लगा देंगे, पॉजिटिव साइन लगा देंगे तो वो प्रॉफिट बन जाएगा, पर लिखना आपको सरप्लस हेड में ही है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर टू बी रिटन ऑफ इन द ईयर विच दे आर इनकर्ड, वेयर एज द शेयर्स इशू एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, डिस्काउंट, प्रीमियम ऑन बोरिंग आर टू बी रिटन ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ बेनिफिट, नॉर्मली 3 to 4 ईयर्स। जो हमें ये सारी चीज़ों को राइट ऑफ करना है वो बिटवीन 3 to 5 ईयर्स में हमें राइट ऑफ करना है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? दे मस्ट बी रिलेटेड टू द पास्ट पीरियड एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, दे आर एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स, सारा डाटा मॉनिटरी टर्म्स में होना चाहिए। इट शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक इज गिवन इन योर बुक, दैट इज डिवीजन ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट फर्स्ट इज बैलेंस शीट एंड पार्ट 2 इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हियर द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है बैलेंस शीट का, आप देख सकते हैं 4 कॉलम्स बने हैं। फर्स्ट इज पर्टिकुलर, सेकंड इज नोट नंबर, नेक्स्ट थर्ड वन इज फिगर एट द एंड ऑफ करंट ईयर एंड नेक्स्ट फिगर एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। ये वर्टिकल फॉर्मेट है, आपको करेंट ईयर का डाटा और प्रीवियस ईयर का डाटा दोनों एक ही बैलेंस शीट में शो करना है। तो फर्स्ट जो हेड आ जाएगा, हेडिंग आ जाएगी, वो आ जाएगी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ये हेडिंग होगी पर्टिकुलर्स में। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया होगा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 आइटम्स जाते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्स अगेंस्ट शेयर वारंट। नेक्स्ट इज शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड वन इज नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो देखिए नॉन करेंट लाइबिलिटी में 4 आइटम्स जाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उसके बाद लास्ट दिया होगा करेंट लाइबिलिटीज, इसमें जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करेंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये आपका फॉर्मेट हुआ है बैलेंस शीट का, ये सिर्फ लाइबिलिटी साइड है। तो इसके अंदर जो आइटम्स दिए हुए हैं, जैसे शेयर होल्डर फंड में फर्स्ट इज शेयर कैपिटल, सेकंड इज रिजर्व एंड सरप्लस, तो अभी हम इनका डिटेल्स आगे पढ़ेंगे। कंटिन्यू में फिर आपका एसेट साइड ओपन होगा। तो एसेट साइड में नॉन करेंट एसेट्स आएंगी, उसमें फर्स्ट है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड में कुछ टेंजिबल होती हैं, कुछ इंटेंजिबल होती हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये सारी जाएंगी फिक्स्ड एसेट के अंदर। नेक्स्ट इज नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करेंट एसेट। सेकंड हेड आ जाएगा करेंट एसेट, उसमें आ जाएगा करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर करेंट एसेट। अब आपको ध्यान रखना है, आपको ये जो फॉर्मेट लर्न करना है इसमें आपको हेड्स और सब हेड्स याद रखना है। सपोज जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड में भी ये कौन सा वाला है, टेंजिबल। टेंजिबल क्यों? क्योंकि इसको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो मेन हेड आ जाएगा नॉन करेंट एसेट और सब हेड आ जाएगा फिक्स्ड एसेट। आपको इस तरह से इसको शो करना है, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट की कैटेगरी में वो जाएगा। तो इस फॉर्मेट को आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ये जो एक सर्कुलर आया था 43 जो 2013 में आया था, ये यहाँ पे कुछ आइटम्स दिए हुए हैं जिनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट और डिफर्ड टैक्स नेट एसेट्स। इनका सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पूछेंगे, वही जो मैंने आपको बताया ना हेड्स और सब हेड्स, इनका कोई भी प्रैक्टिकल पार्ट बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी लाइबिलिटी साइड को, जो इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड है ना हमारा, उसमें जो फर्स्ट है शेयर होल्डर फंड। तो उसके अंदर हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा है शेयर कैपिटल, सेकंड पढ़ा है रिजर्व एंड सरप्लस और थर्ड पढ़ा है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो आप लोगों ने जो शेयर कैपिटल पढ़ा होगा, ये जो शेयर कैपिटल हेड सब हेड है, शेयर कैपिटल आप वैसे भी पढ़ चुके हैं जब शेयर्स चैप्टर पढ़ा था।
तो उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे शेयर कैपिटल हम फाइंड आउट करते हैं और फिर उसको शेयर होल्डर फंड के अंदर नोट टू अकाउंट्स में फाइंड आउट करते हैं और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। शेयर कैपिटल में ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ये सारी कैपिटल्स जाती हैं। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, इस टाइप से कुछ कैपिटल्स जाती हैं। उनका जो फाइनल आंसर होता है वो जाता है शेयर कैपिटल में और शेयर होल्डर फंड हेड आ जाएगा उसका। यहाँ पे मैंने एक इमेजनरी डाटा लेके आपको शो किया है कि नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे आप ये फाइंड आउट करेंगे कैपिटल्स और फिर कैसे आप उसको शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल हेड्स में शो करेंगे। सो ये नोट्स टू अकाउंट्स है। शेयर कैपिटल में देखिए ऑथोराइज्ड कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपीज ईच, तो हम इसको शो करेंगे 10 लाख और 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, सो 10 लाख, ये 20 लाख आ गया टोटल। इसका हमें यूज़ नहीं करना है। फिर ऑथोराइजेशन तो हमें 1 लाख इक्विटी शेयर और 10,000 प्रेफरेंस शेयर का मिला है, पर कंपनी इशू कितना कर रही है 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एंड 9,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, सो 9 लाख इट विल बी 18 लाख। डबल लाइन से पैक है, मतलब इस डाटा का हम अभी यूज़ नहीं करेंगे। सब्सक्राइब कैपिटल लोगों ने कितने खरीदे? सब्सक्राइब कैपिटल में 2 पार्ट्स होते हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। 80,000 इक्विटी शेयर लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं 10 ईच के, तो ये हो गया 8 लाख। एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप जिसमें 10,000 इक्विटी शेयर ऐसे थे जो 10 रुपीज़ के थे, पर कुछ लोगों ने इसमें दिया गया है जैसे कॉल इन एरिया से 10,000 इंटू 3 एरियस, मतलब वो मनी होता है जो उन्होंने पे नहीं किया है। सो 1 लाख माइनस 30,000 इट विल बी 70,000। नेक्स्ट इज लेट्स वी टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर। 9,000 प्रेफरेंस शेयर सब्सक्राइब सारे कर लिए हैं 100 ईच, सो इट विल बी हेयर 90 कॉल्ड अप। 100 का एक शेयर था, 90 मंगवाए गए हैं, सो 9,000 इंटू 90 8,10,000, जिसमें 500 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने 10 रुपीज़ नहीं पे किया। सो कॉल इन एरियस 8,10,000 माइनस 5,000, सो इट विल बी 8,05,000। सो ये इसका समीशन जो जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 80,000 का इक्विटी शेयर, 10,000 का और ये 9,000 का प्रेफरेंस शेयर का जो बैलेंस है, सो ये आया 8 लाख प्लस 70,000 प्लस 8,05,000, इट विल बी 16,75,000। ये हम शो करेंगे शेयर कैपिटल हेड में, जो अभी हमने पढ़ा है शेयर होल्डर्स फंड में जो फर्स्ट हेड होता है शेयर कैपिटल, उसमें ये अमाउंट हम शो करेंगे 16,70,000। वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व्स क्या होते हैं? रिजर्व्स मीन्स अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड सरप्लस टू मीट द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को मीट करने के लिए, बिजनेस में भी कई अनसर्टेनिटीज होती हैं, उनको मीट करने के लिए प्रॉफिट का कुछ पार्ट एज अ सेव करके रख लिया जाता है एज अ रिजर्व, तो उसको हम रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से शो करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस इज शोन एज अ सिंगल अमाउंट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट अगेन रिजर्व एंड सरप्लस। अब ये कई तरह के रिजर्व शो करते हैं, जैसे कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अदर रिजर्व्स, ये सारी चीज़ें आपकी रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर ही जाएंगी। सो टोटल करके हम रिजर्व एंड सरप्लस अमाउंट बाहर कर देंगे। अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट भी है तो वो भी हम रिजर्व एंड सरप्लस में ही शो करेंगे, और अगर रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस है तो उसको हम नेगेटिव आइटम शो करके, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का नेगेटिव आइटम शो करके उसको भी हम रिजर्व एंड सरप्लस में ही शो करेंगे। प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको रिजर्व एंड सरप्लस हेड में ही उसको शो करना है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं पूछा जाएगा। शेयर वारंट आर जनरली इशूड टू द प्रमोटर अदर देन एज पर सेबी गाइडलाइंस। प्रेफरेंशियल इशूज, दीज आर नॉट शोन एज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल बट शोन एज द सेपरेट लाइन ऑफ आइटम। नो डिविडेंड इज पेड ऑन द शेयर वारंट एज द एक्चुअल शेयर हैज बीन इशूड येट। नेक्स्ट इज, ये 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये जाएंगे आपके शेयर होल्डर फंड में। सेकेंड हेड होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। व्हेन द कंपनी हैज रिसीव्ड द एप्लीकेशन मनी बट द डेट ऑफ अलॉटमेंट फॉल्स आफ्टर द बैलेंस शीट। जैसे समझ लीजिए कि हमारा अलॉटमेंट जो है वो 31 मार्च के बाद हो रहा है और बैलेंस शीट 31 मार्च ईयर एंड होता है जब प्रिपेयर होती है, और अलॉटमेंट 31 मार्च के बाद हो रहा है। सो जो अमाउंट हम शो करेंगे ना पेंडिंग अलॉटमेंट के नाम, इज नॉन करेंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। दीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर ड्यू आफ्टर 12 मंथ्स, जिनका पेमेंट हम 12 मंथ्स के बाद करेंगे, वो नॉन करेंट लाइबिलिटीज की कैटेगरी में चली जाएंगी। अब इनमें क्या क्या जाएंगे, तो फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो सिक्योर्ड हो और जो अनसिक्योर्ड हो उसका क्लासिफिकेशन हम करेंगे, जैसे बॉन्ड्स, डिबेंचर, लोन फ्रॉम बैंक्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एंड लोन फ्रॉम अदर एसेट्रा। ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म बोरोइंग की कैटेगरी में जाएंगी। नेक्स्ट, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। इसका ट्रीटमेंट, ये कुछ टैक्स लाइबिलिटीज होती हैं जो फ्यूचर में पे होंगी, बट इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपसे बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी दी गई हैं यहाँ पे। पेबल्स या वो लाइबिलिटीज आएंगी जिनका पेमेंट 12th मंथ के बाद जाएगा।
नेक्स्ट लॉन्ग टर्म प्रोविजन सच एज प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स. सो ये सारे जो प्रोविजंस हैं ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की कैटेगरी में आएंगे. ईच आइटम ऑफ द लॉन्ग टर्म प्रोविजंस इज डिस्क्लोज सेपरेटली इन द नोट्स टू अकाउंट्स एंड देन वी विल टोटल दैम एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस देन वी पुट द अमाउंट. एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस लाइक ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर अर्न लीव एंड प्रोविजन फॉर वारंटी. Next head is current liabilities. Fourth head is current liability. It is the liability which satisfy any of the following criteria. यहाँ कुछ criteria दिए गए हैं. अगर liabilities इन category में आती हैं तो वो current liabilities कहलाएंगी. It is expected to be settled in the company's normal operating cycle. अब कंपनी की जो ऑपरेटिंग साइकिल होती है, जो 12 मंथ्स की ऑपरेटिंग साइकिल होती है, अगर उसमें ही उनका पेमेंट हो जाए, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में ही सेटल्ड हो जाए जो लाइबिलिटीज, तो वो करंट लाइबिलिटी की कैटेगरी में जाएंगी. इट इज़ ड्यू टू बी सेटल्ड within 12 months after the reporting date and it is held primarily for the purpose of being traded. ट्रेड के पर्पज से अगर हमने कोई लाइबिलिटी जनरेट की है जिसका पेमेंट सेटलमेंट 12 मंथ्स के अंदर हो जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड एज करेंट लाइबिलिटीज. द कंपनी डज नॉट हैव अनकंडीशनल राइट टू डिफर सेटलमेंट ऑफ द लाइबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द डेट. इट शैल इंक्लूड द फॉलोइंग. अब करेंट लाइबिलिटीज की कैटेगरी में कुछ चीज़ें जाएंगी, जैसे फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म बोरिंग. शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की कैटेगरी में क्या जाता है, जैसे लोन रिपेबल ऑन डिमांड, ऐसा कोई लोन जिसका रीपेमेंट डिमांड पे हो जाएगा. बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की कैटेगरी में जाएगा. कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की कैटेगरी में जाएगा. लोन फ्रॉम पार्टीज रिपेबल विद इन 12 मंथ्स, डिपॉजिट्स और अदर लोन एंड एडवांसेस, ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की कैटेगरी में जाएंगी. नेक्स्ट इज ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल कैसे निकलता है, जब हम क्रेडिटर्स का और बिल्स पेबल का समीशन करते हैं तो ट्रेड पेबल्स बनता है जिनका हमें फ्यूचर में पेमेंट करना है. अ पेबल शैल बी क्लासिफाइड एज ट्रेड पेबल इफ इट इज इन द रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज और सर्विस रेंडर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ अ बिजनेस. इट इंक्लूड्स बोथ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल्स. नेक्स्ट इज अदर करेंट लाइबिलिटीज. इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. जो प्री रिसीव्ड इनकम होती है ना, वो अदर करंट लाइबिलिटीज में जाएगी. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनपेड डिविडेंड, कॉल इन एडवांस, इंटरेस्ट अर्न्ड और अक्रूड और ड्यू ऑन बोरोइंग्स, तो ये सारी चीज़ें जो है अदर करंट लाइबिलिटीज में जाएंगी. नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस वो होते हैं जिनका सेटलमेंट विद इन 12 मंथ्स हो जाता है, लाइक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, तो ये सारी चीज़ें जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन की कैटेगरी में जाएंगी. नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेट्स. अब हम बात करते हैं एसेट्स की. Assets can be classified as current assets when it satisfy the following. इसमें 2 पॉइंट्स थे, करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट्स. तो अब हम नॉन करेंट एसेट्स, उसके अंदर था फिक्स्ड एसेट. अब हम पढ़ते हैं कि करंट एसेट्स क्या होती हैं. तो करंट एसेट्स वो होती हैं जो इन सारे क्राइटेरिया को पूरा करती हैं. फर्स्ट इज इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड और इंटेंडेड फॉर सेल और कंजप्शन इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. इट इज़ हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड. इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स एंड इट इज़ कैश और कैश equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle the liability at least 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट. अब हम बात करते हैं फर्स्ट हेड की, नॉन करेंट एसेट. दीज आर हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर. वो सारी एसेट जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं या 1 साल से ज़्यादा के लिए हमारे पास हैं, वो सारी एसेट्स कहाँ जाएंगी, नॉन करेंट एसेट्स में. नॉन करेंट एसेट में फर्स्ट पॉइंट होता है फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट में 4 पॉइंट्स होते हैं, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट. टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनका आप यू कैन फील बाय आवर सेंसेस, विच कैन बी seen or which can be touched, furniture, fixture, vehicles, office equipment, leasehold property, furniture, etc. और intangible assets वो होती हैं जिनको आप फील नहीं कर सकते, which can not be felt by our senses, बट उनकी वैल्यू तो होती है, लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रेसिपीज, कॉपीराइट एंड पेटेंट्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आपसे नहीं पूछेंगे. सपोज आपने कोई लैंड ली है जहाँ बिल्डिंग का अभी वर्क चल रहा है, सो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा. नेक्स्ट इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट लाइक पेटेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स विच आर बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी. इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आपसे बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा. नेक्स्ट इज नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स. नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आर द इन्वेस्टमेंट विच आर हेल्ड वेयर नॉट विद द पर्पज ऑफ रीसेल बट टू रिटेन दैम. नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स और क्लासिफाइड
Trade investment and other investment. These are trade investment are the investment made by the company in shares and debenture of another company, not being subsidiary to promote its own business. So that is called trade investment. Other investments में कैटेगरी में जाएगा जैसे इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, पार्टनरशिप फर्म. यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं सो दैट इज कॉल्ड एज अदर इन्वेस्टमेंट. अब यहाँ पे एक नोट डाला गया है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द कंपनी एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर नॉट. डिफर्ड टैक्स एसेट्स दिया गया है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपसे बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा. लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस जो हमने किसी दूसरी फर्म को या इंस्टीट्यूट्स को दिए हैं वो इसमें आएंगे. कैपिटल एडवांसेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, लोन एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टीज लाइक डिपॉजिट विद द कस्टम अथॉरिटीज. अदर नॉन करेंट एसेट्स जो जाएंगे लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स. जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स भी होते हैं ना जिनका पेमेंट आपको 12 मंथ्स के बाद मिलेगा. कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स ऐसे होते हैं वो नॉन करेंट एसेट्स की कैटेगरी में जाएंगे. नेक्स्ट इज करेंट एसेट्स. करेंट एसेट्स मीन्स विच आर हेल्ड फॉर 1 और लेस ईयर. एक साल के अंदर जिनका कैश कन्वर्जन हो जाएगा वो कहलाएंगे करेंट इन्वेस्टमेंट. जैसे आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो प्रेफरेंस शेयर्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, डिवेंचर्स में, म्यूचुअल फंड में, जिनका कैश जो है 1 ईयर के अंदर हो जाएगा सो वो करेंट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में जाएगा. नेक्स्ट करेंट एसेट के अंदर फर्स्ट पॉइंट है करेंट इन्वेस्टमेंट, ये मैंने अभी आपको बताया. नेक्स्ट इज इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स. लूज टूल्स को ध्यान से पड़ेगा, ये बोर्ड में काफ़ी बार पूछा जा चुका है. सब हेड होगा इन्वेंट्रीज और मेन हेड होगा करेंट एसेट्स. नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल्स, जिनमें आप इंक्लूड करेंगे डेटर्स को और बिल रिसीवेबल्स को, जिनको आपने अपनी सर्विस प्रोवाइड की है, बदले में वो आपको पैसा देंगे. नेक्स्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सिर्फ आपको कैश बैलेंस नहीं लेना है बल्कि बैलेंस विथ बैंक्स, चेक, ड्राफ्ट इन हैंड, कैश इन हैंड, ईयर मार्क बैलेंसेज विथ बैंक, बैलेंसेज विथ बैंक एज अ मार्जिन मनी, बैंक डिपॉजिट विद इन मोर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी. ये सारी चीज़ें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जाएंगी. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस. जो रिकवर हो जाएगा कैश में वो जाएगा इसमें. एंड अदर करंट एसेट्स इंक्लूड्स like unamortized expenses which to be written off within 12 months in the balance sheet, prepaid expenses, dividend receivables, advanced taxes. These are come in the category of other current asset. Next is current contingent liabilities and capital commitments. इसका accounting treatment भी आपसे बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा. contingent liabilities क्या होती हैं? So contingent liabilities are those liabilities which may not arise because they are dependent on the happening in the future. इनका कुछ गारंटी नहीं है कि ये अराइज होंगी या नहीं. जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक लिया है कि अ क्लेम इज फिल्ड अगेंस्ट द कंपनी इन अ कंज्यूमर कोर्ट बाय द कस्टमर. द कोर्ट में होल्ड द कंपनी एट फॉल्ट और एंड में इम्पोज पेनल्टी. सो इट मे हैपन अदरवाइज ऑल्सो. ये कुछ होना, कंपनी के ऊपर कोई क्लेम आ जाता है, कंपनी को कोई पेनल्टी पे करनी पड़ती है, फ्रॉडुलेंट के कुछ पैसे देने पड़ते हैं एज पर कोर्ट ऑर्डर. सो कंपनी फिर यही कंटीजेंट लाइबिलिटी के हेड से ही निकाल के उसको देगी. अब इसमें कुछ ये गारंटी तो है नहीं कि कंटीजेंट लाइबिलिटी जनरेट होगी या नहीं होगी, कुछ उसमें गिवन तो है नहीं. प्रपोज डिविडेंड फॉर द करेंट ईयर इज ऑल्सो नोन एज द करेंट कंटीजेंट लाइबिलिटी बिकॉज सब्जेक्ट टू द अप्रूव बाय द शेयर होल्डर. जैसे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है ऐसे प्रपोज डिविडेंड होता है. प्रपोज डिविडेंड का कुछ फिक्सेशन नहीं होता है. अगर शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे तो ये प्रपोज डिविडेंड दिया जाएगा, अदरवाइज इसको नहीं दिया जाएगा. कंटीजेंट लाइबिलिटीज इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट इट इज disclosed in the notes to accounts. Next is commitments. Commitment includes future liability of the capital expenditure in respect to the contracts which has been made by the company. कंपनी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, उनके जो फ्यूचर लाइबिलिटी को मीट करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को, वो कैपिटल कमिटमेंट्स में आ जाएंगे. इट इंक्लूड्स एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेन टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन कैपिटल अकाउंट एंड प्रोवाइडेड फॉर, अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट विच आर पार्टली पेड, एंड अदर कमिटमेंट सच एज एरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है आपको कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है इट मस्ट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सिक्योरिटी, इट शैल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम. कॉल इन एडवांस शैल बी ट्रीट एज द other current liability not the part of share capital, and statement of profit and loss shall be used in place of profit and loss account, and surplus in statement of profit and loss shall be used in place of profit and loss appropriation account. ये इंपॉर्टेंट नोट आपको ध्यान रखना है कि कहाँ आप किसका यूज़ कर सकते हैं.
ये अब बात हुई बैलेंस शीट की। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, जो सेकेंड फॉर्म है इसका, जो पार्ट 2 है आपके शेड्यूल 3 का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ भी देखिए आपको यहाँ पे फॉर्मेट मैंने शो किया है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर एट द करंट ईयर, फिगर एट द एंड ऑफ द फिगर एट द प्रीवियस ईयर। फर्स्ट हेड जो आप लेंगे वो लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकेंड उसमें अदर इनकम्स, थर्ड टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल रेवेन्यू निकलेगा। फिर उसमें से आप एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, यहाँ एक्सपेंसेस की लिस्ट दी गई है। उसके बाद जो निकलेगा वो निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर आप टैक्स एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, सो इट वी गॉट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आर नॉट टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, एंड फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज गिवन टू द एक्सटेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेट गिवन बाय CBSE सर्कुलर 23 ऑफ जुलाई 2013। फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब इनकम की बात की गई, जो बिजनेस एक्टिविटीज से इनकम अर्न किया, रेवेन्यू अर्न किया है। सेल एंड सर्विसेज ऑफ द कंपनी लाइक रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू लाइक सेल ऑफ स्क्रैप, कमीशन रिसीव्ड, एक्साइज ड्यूटी जो कलेक्ट की है उसको लेस करके जो टोटल निकलेगा वो कहलाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें हम ऐड करते हैं अदर इनकम्स। अदर इनकम्स लाइक इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसमें से हम अगर लॉस है तो लॉस को हम माइनस कर देंगे। सो वी गॉट द अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम ऐड करेंगे तो हम टोटल इनकम पे पहुंच जाएंगे, टोटल रेवेन्यू पे पहुंच जाएंगे। फिर नेक्स्ट दिया है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में जो है फर्स्ट एक्सपेंसेस इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में जो हमारा रॉ मटेरियल वगैरह का कंजप्शन है वो हमें उसमें डालना है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज द फर्स्ट एंट्री ऑफ द लाइन ऑफ एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट मेनली मीन्स द मटेरियल, रॉ मटेरियल एंड अदर मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स का जो मटेरियल है वो जाएगा। सेकेंड इज परचेज इन स्टॉक और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड मीन्स द परचेज फॉर रीसेलिंग। जो स्टॉक हमने रीसेलिंग के पर्पज से लिया है वो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में जाएगा। इफ द कंपनी कैरीड आउट फर्दर प्रोसेसिंग ऑन गुड्स दे डू नॉट goods purchased, they do not remain in stock in trade but becomes a part of capital cost of material consumed. Next is change in inventories of finished goods और वर्किंग प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। इसमें हमें डालना है या ये क्या होता है पहले हम ये पढ़ लेते हैं। सो इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस डिफरेंसेज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो वी गॉट एक्चुअल स्टॉक इन प्रोग्रेस। तो हमें इस तरह से इसको फाइंड आउट करना है। ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस निकाल के जो हम लेके आएंगे वो कहलाएगा चेंज इन इन्वेंट्रीज। इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लाइक सपोज फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है 1,50,000 का और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है 1,75,000 का। सो चेंज इन इन्वेंट्री कितने का हो जाएगा, -25,000 का। इस तरह से सपोज ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है वर्क इन प्रोग्रेस का 2 लाख और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है 1,50,000। सो चेंज इन इन्वेंट्री विल बी 50,000। इसको इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं या वो पेमेंट्स होते हैं विच इज मेड टू फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए उन्हें दिए जाते हैं, जैसे वेजेस, सैलरीज, बोनस, लीव एनकैशमेंट्स, contribution to the provident fund, staff welfare expenses. So these come in the category of employee benefit expenses. Next is finance cost. Finance cost means cost incurred by the company on the borrowing loans taken by it. कंपनी कोई लोन लेती है या कहीं से बोरो करती है तो उसकी जो कॉस्ट है इट इंक्लूड्स लाइक इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग विच बोरो फ्रॉम बैंक और थ्रू बैंक ओवरड्राफ्ट। तो वो सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, फाइनेंस कॉस्ट में जाएंगी। जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, अदर बोरिंग कॉस्ट, ये सारी चीज़ें फाइनेंस कॉस्ट की कैटेगरी में जाएंगी। नेक्स्ट डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। डेप्रिशिएशन आप सब जानते हैं कि टेंजिबल एसेट्स पे जो लगता है वो डेप्रिशिएशन और इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है वो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, तो वो हम यहाँ शो करेंगे। नेक्स्ट इज अदर एक्सपेंसेस। इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कैरिएज एंड फ्राइट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड रेंट पेड। ये सारी चीज़ें जाएंगी अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ रजनी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। देखिए यहाँ पे डाटा दिया गया है, स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अदर एक्सपेंसेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर इनकम, डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फाइनेंस कॉस्ट एंड टैक्स बेनिफिट। लास्ट में एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, स्टॉक इन ट्रेड ऑन 31 मार्च 2015 इज 40,000 और ऊपर जो स्टॉक इन ट्रेड दिया है वो 1 अप्रैल 2014 मीन्स ओपनिंग दिया है 30,000।
इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट अभी हमने फॉर्मेट पढ़ा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डालेंगे हम सबसे पहले। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन दैट इज 1,75,000। उसमें हम ऐड करते हैं अदर इनकम्स। तो अदर इनकम क्वेश्चन में दी हुई है 2600, सो इसका हम ऐड करेंगे तो टोटल रेवेन्यू निकल आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम करके। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में फर्स्ट हम डालेंगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट हम डालेंगे चेंज इन इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का भी मैंने आपको बताया कैसे निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री इज 30,000 एंड 40 क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 40,000, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का 10,000। ब्रैकेट हम जो यूज़ करेंगे वो माइनस शो करने के लिए यूज़ करेंगे। फिर हम ऐड करेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंसेस का हमारा टोटल आ जाएगा 1,29,200। इसमें से हमारा जो टोटल रेवेन्यू था थर्ड हेड उसको हम डिडक्ट कर देंगे। सो वी गॉट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज 48,400 एंड फिर हम माइनस करेंगे टैक्स एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं 16,940, ये हम डिडक्ट करेंगे। सो वी गॉट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस दैट इज 31,460। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप अपनी बुक में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें जो टैक्स होगा, टैक्स एक्सपेंसेस कभी कभी वो डायरेक्ट भी मिल जाता है और कभी कभी वो परसेंटेज में भी दे देते हैं। जैसे उन्होंने बोला टैक्स एक्सपेंसेस आर अबाउट 10% ऑफ द प्रॉफिट, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला है 48,400, इसका 10% कितना जाएगा 4840, सो आप उसको डिडक्ट कर देंगे अगर परसेंटेज दिया है। अदरवाइज वो क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट दे रहे हैं टैक्स एक्सपेंसेस, सो यू हैव टू डिडक्ट दैट अमाउंट। So these are the previous year's question of this chapter which you can solve, and I also attach the answer sheet of it which you can see to check that whether you are doing correct or not.